एक सुहाना दिन था, जैसे कोई और सुहाना दिन हो। शाही उद्यान में दो सुंदर लड़कियां, जैसे दो नाजुक गुड़ियां, फूलों के बीच छुपी हुई थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे किसी से छुप रही थीं। दोनों ने कुछ मामूली भेष बदला, लेकिन यह खास प्रभावी नहीं था। युवा महल की नौकरानी ने धीरे से कहा, छोटी मालकिन। बाओ कैम, महल की नौकरानी, अपनी मालकिन से बात करते हुए थकावट और स्नेह दिखा रही थी। आप राजकुमार से मिलना चाहती हैं? यहाँ प्रतीक्षा करना नियमों के विरुद्ध है। अगर आप राजकुमार को नाराज कर दें तो क्या होगा? हालांकि जिद्दी शियाओ हे ने छुपने की जगह छोड़ने का इरादा नहीं दिखाया। मैं आधा साल से महल में हूं। राजकुमार ने मुझ पर एक नजर नहीं डाली। अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो उनसे नहीं मिल पाऊंगी। वह ध्यान से देख रही थी। संयोग से मिलने का मौका नहीं चूकना था। प्राचीन काल से अब तक ऐसा अनोखा प्रयास छाप छोड़ने के लिए कभी नहीं हुआ था। पाओ कैम अपनी मालकिन को समझाने के प्रयास में लगी रही। फिर भी आप ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करती, उसकी मालकिन ने उंगली उसके होठों पर रख दी। कुछ मत कहो। बाओ कैम ने स्वाभाविक रूप से इस इशारे को दोहराया, अपने मुंह को ढकते हुए। एक आदमी के कदमों की आवाज पास आ रही थी। युवा मालकिन फुसफुसाई, वह आ रहे हैं। एक आदमी उनके सामने आया। उसने राजकुमार का ताज पहना था। वह नौकरानियों और हिजड़ों के झुंड से घिरे हुए थे। उनका चेहरा शाही और गंभीर था। यही वह व्यक्ति था जिसका जियाओ हे इंतजार कर रही थी। करीब से देखने पर राजकुमार के सुंदर चेहरे के पीछे उदास आंखें थीं। उनकी नजरें कई युवतियों का दिल पिघला सकती थीं। उन्होंने अपने माता पिता की सारी सुंदरता विरासत में पाई थी। जियाओ हे ने अपना सिर झुकाया और चुपचाप गिनती शुरू की। 3, 2, 1। उसने एक शाखा को फेंक दिया और गिलहरी की गति से राजकुमार की ओर दौड़ पड़ी, जिससे बाओ कैम पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई। राजकुमार के चलते समय अचानक एक हताशा भरी आवाज गूंजी, आपकी उच्चता। तभी कहीं से एक छोटी गिलहरी जैसी जियाओ हे राजकुमार की ओर झपट पड़ी, जिससे वह चौंक गए। लेकिन एक राजकुमार होने के नाते वह आसानी से प्रभावित नहीं होते। एक तेज और सुंदर घुमाव के साथ राजकुमार ने गिलहरी को चकमा दे दिया, जिससे वह उनकी बाहों में गिरने के बजाय मिट्टी में गिर पड़ी। उसका पिछला हिस्सा आसमान की ओर था, ठीक उनके सामने। यह निश्चित रूप से एक यादगार पहली छाप थी। पूरे दृश्य को देखकर बाओ कैम केवल अपना चेहरा ढककर रो सकती थी। हम बर्बाद हो गए। इस बार छोटी मालकिन निश्चित रूप से बर्बाद हो गई। उनके सामने पड़ी महिला के ढेर को देखकर राजकुमार के सहायकों ने सदमे में सांस खींची। ओह! राजकुमार के साथ उपस्थित नपुंसक आगे बढ़ा और उन्हें ढकने के लिए चिल्लाया, तुम कौन हो? आपने उनकी उच्चता पर अचानक वार कैसे किया? राजकुमार का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन वे निर्विकार रहे। तुमने छिपकर राजकुमार पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? लेकिन राजकुमार निर्विकार रहे। उनका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। कुछ मुलाकातें खूबसूरती से महाकाव्य होती हैं, जबकि अन्य बेहद अजीब। जियाओ हे दर्द में करा उठी। उसने खड़े होने की कोशिश की और बोली, क्या हम इसे थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, ताकि कुछ गरिमा बची रहे? राजकुमार का भाव एक पल के लिए भी नहीं बदला। उन्होंने नीचे खड़ी महिला को ठंडी नजरों से देखा। शुरू से अंत तक उनका भाव नहीं बदला। उन्होंने नीचे खड़ी महिला को ठंडी नजरों से देखा। वह ऊपर देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। क्या आपकी उच्चता इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह नौकरानी कौन है जो आपके सामने खड़ी है? यह मैं हूं, श्याओ लियांगड़ी, जो राजकुमार के महल में एक नौकरानी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूं। 1.5 मिनट तक राजकुमार अपनी याददाश्त में उसे पहचानने की कोशिश करते रहे। श्याओ हे ने उम्मीद से उनकी ओर देखा, लेकिन राजकुमार की आंखों में कोई पहचान नहीं थी, जिससे उसे यह महसूस हुआ कि वह उसे बिल्कुल याद नहीं कर पा रहे थे। अपनी नकली चिंता का नाटक जारी रखते हुए उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और मन ही मन सोचा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मामला राज्य के मामले ज्यादा अहम है। मेरे ख्याल से समय कम है। उसने सीधे मुद्दे पर आना बेहतर समझा। ये नौकर जानता है कि आज आप सम्राट के साथ शिकार पर जा रहे हैं। बोलते हुए उसने एक छोटा ताबीज निकाला। ताबीज पर सम्मानपूर्वक राजकुमार को सौंपते हुए शियाओ हे ने कहा, बाहर बहुत खतरनाक है। यह नौकर आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। विशेष रूप से आपके लिए यह सुरक्षा ताबीज मंगवाया है। कृपया इसे स्वीकार करें। उसकी भावभंगिमा और नजरें सच्ची चिंता से भरी हुई थीं। बाहर से देखने पर उसकी हरकतें चिंता और वफादारी का प्रतीक थीं, लेकिन राजकुमार के करीबी इसे लापरवाह जुआ मानते थे। सुरक्षा ताबीज का जिक्र मात्र ही उनके रोंगटे खड़े कर देता था। वे जानते थे कि राजकुमार को ऐसे ताबीजों से नफरत थी। अब शियाओ लियांडी ने उन्हें एक देने की हिम्मत की। क्या वह जीने से तंग आ गई थी? नपुंसक चांग राजकुमार के पास खड़े थे। उनके मालिक के चेहरे को चिंता से देख रहे थे, लेकिन राजकुमार ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। बिना ताबीज की ओर देखे जो शियाओ हे ने पेश किया था, वह नहीं हटी। उन्होंने चिल्लाया,
किसी को उसे पकड़ो। बिजली की तेजी से दो गार्ड आगे बढ़े। वे शियाओ हे को घसीटने के लिए तैयार थे, लेकिन वह भी उतनी ही तेज थी। उनके हाथों से बचते हुए वह आगे बढ़ी और चिल्लाई, आपकी उच्चता। फिर वह राजकुमार के पैरों में गिर पड़ी, नाटकीय रूप से रोते हुए। कृपया आपकी उच्चता, इस नौकर को अपनी बात पूरी करने दें। लेकिन उसके चेहरे पर वास्तविक परेशानी का कोई संकेत नहीं था, केवल एकाग्रता थी, जैसे वह अपने उद्देश्य को पाने के लिए अपनी सारी गरिमा त्यागने को तैयार थी। उसके वस्त्रों को पकड़कर उसने एक बेदखल बच्चे की हताशा से प्रार्थना की, आपकी उच्चता, आज आपके माथे की रेखाएं अशुभ संकेत दे रही हैं। यह किसी आपदा का पूर्वाभास है। कृपया इस ताबीज को स्वीकार करें, यह आपको नुकसान से बचाएगा। उसने अपनी भावुक प्रार्थना जारी रखी, राजकुमार के गहरे होते चेहरे को नजरअंदाज करते हुए। उसके नौकरों के भयभीत चेहरे मानो सीधे मंक की स्क्रीम से बाहर आ गए हों। राजकुमार क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। यह निश्चित रूप से नया था। अपने 18 वर्षों में किसी ने इस तरह से व्यवहार नहीं किया था। हालांकि जियाओ हे की प्रार्थनाओं में अत्यधिक नाटकीयता थी। राजकुमार अपने ठंडे स्वभाव और कठोरता में जमे रहे। उसे खींच कर ले जाओ, उसने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ गए। नौकरों ने आदेश तुरंत मान लिया। वे तेजी से पीछे चल दिए। जियाओ लियांडी गार्डों की पकड़ में संघर्ष करती रहीं। जियाओ हे की दृढ़ता सच में अद्वितीय थी। खींचे जाने के बावजूद वह चिल्लाती रही, आपकी महिमा, आपको सतर्क रहना चाहिए, कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। राजकुमार ने ध्यान नहीं दिया। सोचा, मुझे सम्राट के साथ शिकार पर जाना है, मुझे देर नहीं हो सकती। वो किंगहांग का गुस्सा नियंत्रित आग की तरह जल रहा था। उसने सोचा, अगर जल्दी न करनी होती मैं उसे खत्म करवा देता। वह अनुचरों के साथ आगे बढ़ गया। इस घटना की खबर महल में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। पूर्वी महल के नौकर गपशप कर रहे थे और अटकलें लगा रहे थे, जैसे अनुभवी रिपोर्टर्स। क्या तुमने सुना? शियाओ लियांडी ने वास्तव में राजकुमार का रास्ता रोक दिया और उसे एक ताबीज दिया। राजकुमार इतना क्रोधित हो गया कि उसने उसे सुगंधित मंडप में बंद कर दिया। कहीं और चर्चा शियाओ हे के बारे में होने लगी। उसकी प्रोफाइल तेजी से फैल गई। जनरल शियाओ की बेटी, जिसका नाम शियाओ हे है, वह महल में 6 महीने से है, लेकिन राजकुमार से नहीं मिली। वह किंग से महल में रहती है। वह अपने भाग्य का इंतजार करती है। उसने कृपा पाने की कोशिश नहीं की। आज उसने साहस दिखाया। उसने राजकुमार का रास्ता रोका। उसने कहा, राजकुमार खतरे में है। इस बार वह निश्चित रूप से बर्बाद हो गई है। महल की गूंजती आवाजें इसे एक व्यस्त बाजार में बदल रही थीं, जैसे कि यह अफवाहों का एक वास्तविक ग्रैंड बाजार हो। इस बीच इस पूरे हंगामे का केंद्र शियाओ हे शांति से सूरजमुखी के बीच चबाती रही, जैसे उसे इस पूरे कोलाहल का कोई अंदाजा ही न हो। सुगंधित मंडप की जीर्ण शीर्ण स्थिति, जहां हर सतह पर जाले और धूल की परतें जमी हुई थीं, स्पष्ट रूप से शियाओ हे की उपेक्षा का प्रमाण थी। वह अपने आसपास की स्थिति से बिल्कुल भी विचलित नहीं दिख रही थी, जैसे यह सब उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। वह बिना चिंता के सूरजमुखी के बीच चबाती रही, छिलके थूकते हुए, मानो यह कोई बड़ी बात नहीं हो। उसकी नौकरानी बाओ कैम की बढ़ती प्रार्थनाओं को उसने अनसुना कर दिया। बाओ कैम महत्वाकांक्षी थी। वह अपनी मालकिन को हरम में प्रतिष्ठा दिलाना चाहती थी, मानो वह प्रबंधक हो जो अनिच्छुक कलाकार को चमकाने की कोशिश करता है। लेकिन शियाओ हे ने जिद्दी होकर उसका विरोध किया। वह इस खेल को आराम से खेलना पसंद करती थी, परिणाम चाहे जो भी हो। वह महल के जीवन में बिना किसी चिंता के जी रही थी, सम्राट की कृपा पाने की तीव्र प्रतिस्पर्धा से दूर। सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ना यह उसकी योजना का हिस्सा नहीं था। अपनी मालकिन की उदासीनता देखकर बाओ कैम केवल अपनी किस्मत पर रो सकती थी। उसके मौन आंसू शियाओ हे की उदासीनता के साथ परिचित संगत बनाते थे। मैं जानती हूँ, तुमने पिछले 6 महीनों में शांति से जीने का फैसला किया। वह अंदर ही अंदर रोती। मुझे पता है कि आज तुमने अचानक कृपा के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मन बना लिया है, लेकिन यह तरीका कुछ ज्यादा ही चरम है। राजकुमार गुस्से में है और उसने हमें इस सुगंधित मंडप में बंद कर दिया है। बस मुझे बताओ, अब हम कैसे जीवित रहेंगे? शियाओ लियांगदी, जो एक नमकीन मछली का प्रतीक थी, अप्रभावित रही। अभ्यासित सटीकता के साथ सूरजमुखी के बीज के छिलके थूकती रही। हम वैसे ही जीएंगे जैसे पहले जीते थे, उसने शांति से उत्तर दिया। बाओ कैम का चेहरा उलझन और असमर्थता का मिश्रण बन गया। 7 हिस्से उलझन और 3 हिस्से अपनी मालकिन की सोच को समझने में असमर्थता। अगर तुम पहले की तरह जीना चाहती थी, उसने पूछा, तो आज कृपा के लिए क्यों कोशिश की और राजकुमार की टांग पकड़ने का प्रयास क्यों किया? सूरजमुखी के बीज खत्म करने के बाद शियाओ लियांगदी ने अपने हाथ झाड़े। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया, उसने कहा। आज उसके माथे की रेखाएं खराब थीं। वह शायद किसी मुसीबत की ओर बढ़ रहा है। अब पाठक राजकुमार पर शियाओ लियांगदी की नजर को देखेंगे। यह स्पष्ट था कि पूर्वी महल में उसकी उपस्थिति कोई दुर्घटना नहीं थी।
उसकी सुंदरता सचमुच अद्भुत थी। कृपा के लिए प्रतिस्पर्धा के प्रति उसकी उदासीनता स्पष्ट थी। आज दोपहर पहले उसकी उपस्थिति ने सच्चाई को छिपा दिया था। शियाओ हे वास्तव में महान सुंदरता थी। अब यह सुंदरता अपनी नौकरानी से शांतिपूर्वक बात कर रही थी। मैं उसे बस चेतावनी देना चाहती थी। उसने इसे ऐसे बताया जैसे उसकी पहले की नाटकीयता एक दोस्ताना घोषणा थी। लेकिन बाओ कैम, जो निराशा की आदी थी, अपनी मालकिन को संदेह से देखने लगी। तुम्हें लगता है कि मैं विश्वास करूंगी? उसने सोचा। महल की छोटी नौकरानी ने अपने हाथ मरोड़े। उसके चेहरे पर चिंता थी। तुम्हें किसी तरह राजकुमार से माफी मांगनी होगी, उसने आग्रह किया। इसी दौरान शियाओ हे, जिसका ध्यान कहीं और था, ने एक ऐसी इच्छा व्यक्त की जो पूरी तरह से असंबंधित थी। मैं आज रात मसालेदार हॉट पॉट चाहती हूँ, बहुत सारी मिर्च के साथ। बाओ कैम निरुत्तर हो गई। जब बाओ कैम इस संकट से निकलने का उपाय सोच रही थी, उसकी मालकिन खाने की चर्चा कर रही थी। निराश होकर बाओ कैम आखिरकार भड़क उठी। मैं राजकुमार से माफी मांगने का उपाय खोजने की कोशिश कर रही हूँ। खाने की बात क्यों? नौकरानी का गुस्सा देखकर शियाओ हे उदास हो गई। उसने आंखें झपकाई, नाक फुला ली। तो क्या तुम मुझे आज रात मसालेदार हॉट पॉट का आनंद नहीं लेने दोगी? बाओ कैम के चेहरे पर उसकी मालकिन के प्रति पूरी हताशा साफ दिख रही थी। बाओ कैम में थोड़ी सी भी झिझक महसूस करते हुए शियाओ हे ने अपनी मासूम कमजोर खरगोश की नाटक को जारी रखते हुए जोर दिया। सच में कोई हॉट पॉट नहीं? उसने अतिरंजित निराशा से भरी आवाज में दोहराया। बेचारी बाओ कैम हार गई थी। उसे लगा जैसे वह एक नमकीन मछली पकड़े है। वह इसे सावधानी से संभाल रही थी, फिर भी वह अपने भाग्य की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं इस स्थिति से कैसे बच पाऊंगी? उसने दुखी होकर सोचा। मेरी मालकिन सचमुच नमकीन मछली है। उसने हार मान ली, आखिर सहमत हो गई। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढने जाऊंगी। भले ही मेरी मालकिन मछलियों के बावजूद बाओ काम को उसकी देखभाल का एहसास हुआ। वह कमरे से बाहर चली गई। शियाओ हे अकेली रह गई। वह बिस्तर पर कंबलों पर गिर गई। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने सोचा, ऐसा लगता है कि राजकुमार को असली मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। उसने अपनी आंखें बंद की, चुपचाप प्रार्थना की। मैं चाहती हूं कि राजकुमार सुरक्षित रहे, वरना मेरी शांति का ताबीज बेकार साबित होगा। इस दौरान शिकार के मैदान में एक जानवर अपनी छिपने की जगह से बाहर निकल आया। राजकुमार लू चिंगहान घोड़े पर सवार था। वह शिकार का पीछा कर रहा था। उसकी आंखें शिकार पर थीं। अचानक उसका घोड़ा उछल पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा, मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी आंखें डर से पागल हो गईं। लू चिंगहान का दिल धड़कने लगा। मैं तो गया, उसने सोचा। घोड़ा डर गया है। लू चिंगहान ने लगाम से जूझते हुए मन ही मन गाली दी। धत्त तेड़ी की! घोड़ा लगातार चीखता और बेकाबू होकर उछलता रहा। फिर वह आगे बढ़ा। उसकी मांसपेशियां तनाव में थीं और डर से भरा हुआ था। लू चिंगहान ने एड़ियों से घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन घबराए जानवर पर उसका असर नहीं हुआ। घोड़ा अपने आतंक में खोया हुआ पागलों की तरह एक खड़ी चट्टान के किनारे की ओर दौड़ पड़ा। चट्टान! लू चिंगहान का खून ठंडा हो गया। बिना सोचे समझे उसने खुद को घोड़े से उछाल दिया। जमीन पर गिरते ही लुढ़क गया। उसके सांस लेने से पहले एक तीर उसके कान के पास से गुजरा। वह सीधा उसकी ओर आया। लू चिंगहान चिल्लाया, हत्यारा! उसने घातक तीर से बचने के लिए अपने शरीर को मोड़ा। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक एक जलन की अनुभूति उसके अंदर फैल गई। क्या? क्यों मेरा सीना इतनी गर्मी से भर रहा है? तीर उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर एक अदृश्य ढाल से टकराता हुआ प्रतीत हुआ। यह बिना किसी नुकसान के उछलकर हवा में घूमता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके रक्षक हंगामे से सतर्क होकर उसकी ओर दौड़े। आपका उच्चता! उन्होंने चिल्लाया। राजकुमार की सुरक्षा करो! लू चिंगहान सुरक्षित खड़े होकर गिरे हुए तीर को देखता रहा। उसके मन में उलझन थी। किसी ने सही समय पर उस तीर की दिशा बदल दी, लेकिन क्या? उसने स्वाभाविक रूप से अपने सीने को छुआ, जहां कुछ समय पहले गर्मी बहुत तीव्र थी। उसकी उंगलियां उस ताबीज से टकराईं जो शाओ हे ने उसे दी थी। यह शाओ लियांगदी का शांति ताबीज है। उसने ताबीज को अपनी हथेली में लिया। उसकी बची हुई गर्मी से हैरान था। यही तो था, लेकिन वह कैसे जान सकती थी कि मैं खतरे में हूं? शाही बाग में शाओ हे का उसके वस्त्रों से बेहिचक चिपके रहने का दृश्य उसकी आंखों में चमका। उसके भीतर गुस्से की लहर उठी। वह निर्लज्ज महिला! उसने ताबीज को कसकर पकड़ा। विचार तेजी से दौड़ने लगे। वह कैसे जान सकती थी, जब तक वह इसके पीछे नहीं थी? लेकिन अगर यह उसकी योजना थी तो उसने चेतावनी क्यों दी? तीसरे भाई, हमने सुना कि एक हत्यारा था। क्या आप सुरक्षित हैं? पहले और दूसरे राजकुमार चिंतित चेहरों से उसकी ओर दौड़े। लू चिंगहान ने जल्दी से ताबीज छुपा लिया। वह खुद को संभालते हुए मुड़ा। उसने अपने बड़े भाइयों से कहा, मैं सुरक्षित हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। पहले राजकुमार ने राहत की सांस ली। शुक्र है, पिता बहुत चिंतित थे। दूसरे राजकुमार ने कहा, अच्छा,
जाकर पिता को आश्वस्त करें, हम यहाँ का ध्यान रखेंगे। लू किंगहान ने कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। हमेशा सतर्क और कुशल, लू किंगहान ने तुरंत रक्षक दल के कप्तान को बुलाया। अपने आदमियों को 2 समूहों में बांट दो। एक समूह घोड़े के डर का कारण पता लगाएगा, दूसरा समूह हत्यारे को ढूंढेगा। कप्तान ने सिर झुकाकर हामी भरी। यूनिक चांग की ओर मुड़ते हुए लू किंगहान ने तीर को छुआ। शियाओ लियांगड़ी कहाँ है? आपकी उच्चता, वह फिलहाल सुगंधित मंडप में बंद है, चांगशी ने आदरपूर्वक कहा। दृश्य सुगंधित मंडप की ओर मुड़ गया, जहां राजकुमार बाहर खड़ा था, अंदर जाने के लिए तैयार। अगर हत्यारे की बात न होती तो वह कभी भी ऐसे जर्जर स्थान में कदम नहीं रखता। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही एक यूनिक ने घोषणा की, राजकुमार की उच्चता। वह उम्मीद कर रहा था कि एक सुंदर महिला उनका स्वागत करेगी, इसके बजाय वह एक शोरगुल से मिला। कमरे के भीतर से निरंतर खटखट की आवाजें आती रहीं, जैसा कि शियाओ हे की निराश भरी पुकार सुनाई दी, जल्दी करो और इसे छिपा दो। इसके बावजूद दरवाजा अपनी जिद पर अड़ा रहा और लू किंगहान का चेहरा गंभीरता से भर गया। वह अंदर क्या कर रही है? धैर्य खोते हुए उसने औपचारिकताओं को दरकिनार कर दरवाजा खोल दिया। वह एक ऐसी अव्यवस्था का सामना कर रहा था जिसे न तो हास्य में और न ही त्रासदी में पूरी तरह से समेटा जा सकता था। एक गर्म बर्तन मेज पर खोल रहा था। शाओ हे जल्दी से चिकन की प्लेट छिपाने में लगी थी। बॉ कैम मछली का सूप पकड़े कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फुसफुसाकर कहा, हम बर्बाद हो गए। लो चिंगहन ने सामने के दृश्य को देखकर कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राजमहल के अनुशासन और व्यवस्था के आदी होने के कारण यह अराजक दृश्य उसके लिए असहनीय बन गया। शाओ हे ने देखा कि अब दावत छिपाने का समय नहीं है। वह मेज के सामने आ गई ताकि उसे छिपा सके। वह घबराकर घुटनों पर गिर गई। महाराज, बाओ कैम साहसी नहीं थी, वह भी घुटनों पर बैठ गई। वह इतनी कांप रही थी कि बोल नहीं पाई। तभी शाओ हे ने ऊपर देखने की हिम्मत की और हकलाते हुए कहा, आप महाराज, राजकुमार। लो चिंगहन ने अपनी बंदी लियांगदी की ओर देखा। उसका चेहरा निर्दोष खरगोश की तरह था। उसके होंठ अभी भी भोजन के अवशेषों से चमक रहे थे। पूरा दृश्य उसकी अस्त व्यस्तता के साथ कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लो चिंगहन ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? शाओ हे ने कहा, रात का खाना खा रही हूं महाराज। वह उसकी ठुड्डी उठाते हुए बोले, तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा? वह उलझन में उसे देखती रही। किससे डरूं? उसकी मासूमियत लगभग गुस्सा दिला रही थी। उसने उसकी गालों को चुटकी ली। उसके होंठ भौहों में बदल गए। बताओ, उसने कहा। शाओ हे के दिमाग में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे, सब एक ही थकी हुई सोच में सिमटते हुए। ये सब क्या हो रहा है? वह उसे देखने लगा और वह उसे देखती रही। दोनों चुप थे, जैसे उनकी इच्छाओं की मूक लड़ाई चल रही हो। उसकी मासूमियत की गहराई को समझते हुए लू किंगहान ने खुद की तरफ इशारा किया। तो तुमने मुझे खड़ा ही रहने दिया? समझते हुए शाओ हे जल्दी से एक कुर्सी लेने दौड़ी। उसने कुर्सी उसके सामने रखी। वह बोली, अरे बाप रे, मैं भूल गई, कितनी बदतमीजी है मेरी। कृपया महाराज यहां बैठ जाइए। इस बीच लो किंगहान का ध्यान शाओ हे से हटकर धीरे धीरे मेज पर रखे उबलते मछली के बर्तन की ओर खींच गया। शाओ हे ने देखा कि वह पकड़ी गई है। उसका चेहरा फिर भी बेपरवाह रहा। अपराध बोध दिखाने के बजाय वह इस खुलासे का आनंद लेती दिख रही थी। खैर, अब तो खेल खत्म, अब सब कुछ दांव पर है। उसने मेज के पास एक कुर्सी खींची। लो चिंगहन की ओर मुस्कुराई। महाराज, अगर आपकी इच्छा हो तो कृपया मेरे साथ एक कटोरी के लिए शामिल हो। हालांकि उनके चेहरे पर अनिच्छा स्पष्ट थी। ये बर्तन कहां से लाया? लो चिंगहन ने पूछा। शाओ हे ने अपनी चतुराई पर गर्व करते हुए मुस्कुराना जारी रखा। धोने के बेसिन से, जाहिर है। और कहां से? उसने पूछा, जैसे कि यह सबसे स्पष्ट बात हो। यूनक चांग का सामान्य शांत चेहरा डर में बदल गया। लुओ चिंगहन का चेहरा अविश्वास का मुखौटा बन गया। किसने इस प्राणी को महल में आने दिया? क्रोध से परे उसने थकावट भरी स्वीकृति महसूस की। क्या तुम मुझे मूर्ख कहते हो? तुमने धोने के बेसिन को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया और मुझे वहीं परोसा। शाओ हे ने अपने व्यंजन की तारीफ करते हुए कहा, मेरा बेसिन बहुत साफ है, मैं इसकी गारंटी देती हूं, यह स्वादिष्ट है। फिर भी लुओ किंगहान ने मना कर दिया। यह घिनौना है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। लुओ चिंगहान ने स्वच्छता की चिंता छोड़कर सामग्री का स्रोत जानने का सोचा। यह सब तुम्हें कहां से मिला? उसने ठंडे स्वर में पूछा। तभी सभी ने मेज पर पड़े भोजन की प्रचुरता को देखा। सब्जियां, मांस, मशरूम, एक वास्तविक दावत उनके सामने विस्तृत रूप से फैली हुई थी। शाओ हे के चेहरे पर अचानक असहजता की झलक दिखाई दी। उसने एक त्वरित नजर डाली, रास्ते से बचते हुए। क्या हम इसे छुपा सकते हैं? उसने पूछा। राजकुमार के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। यह सुझाव मजाकिया नहीं था। उसके चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक और स्थिरता बनी रही।
अपनी सफाई पेश करो, उसने संक्षेप में कहा। कोई बचाव न देखकर ज्याओ हेई ने समझाना शुरू किया। देखो, हमारे घर में हम खुद खाना उगाते हैं। अगर आपको कुछ सही करना है तो खुद करना चाहिए। मैं अपनी सब्जियां उगाता हूँ और मछलियां पालता हूँ। ये बस अधिक टिकाऊ है, वह जारी रही, लू केंघान के चेहरे पर बढ़ती अविश्वासिता को अनदेखा करते हुए। मेरे पास मुर्गियां और बत्तखें भी हैं और एक पूरा सब्जियों का बगीचा भी है। क्या यह जगह किसी ग्रामीण दार्शनिक के विचारों से प्रभावित है? मछलियां पालना और सब्जियां उगाना, पूरा सेट। राजकुमार ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई झटका लगने वाला हो। उसकी आवाज भय और अविश्वास से भर गई। तुम शाही महल में मुर्गियां और मछलियां पाल रहे हो? क्या तुम्हें पता है यह कितना अजीब है? किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। ज्याओ हेई उसकी नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए अपनी उपलब्धियों को खुशी से बताती रही। इसमें क्या बड़ी बात है? यहां बहुत जगह है, इसे बर्बाद होने देना ठीक नहीं। मेरे पास बहुत समय है, क्यों ना इसका सही उपयोग किया जाए? उसने हंसते हुए अपनी आत्मसंतुष्ट बातें जारी रखीं, लेकिन राजकुमार चुप रहा। एकमात्र आवाज थी हॉट पॉट की गूंजती हुई, एक स्थिर ग्लग ग्लग ग्लग। एक सामान्य मजाकिया नाटक में यह वह क्षण होता जब एक कौवा सिर के ऊपर उड़ता, अशुभ स्वर में कांव कांव करता। लेकिन यह कोई मजाक नहीं था। लो किंघान का धैर्य टूट गया। वह गुस्से में गरजे, रक्षक, सुगंधित मंडप पर जाओ और हर एक सब्जी उखाड़ फेंको और हर एक मुर्गे को मार डालो। उनका गुस्सा चरम पर था। रक्षकों ने सिर झुकाया और जल्दी से आज्ञा का पालन करने के लिए दौड़ पड़े। ज्याओ हेई के चेहरे से खुशी गायब हो गई और भय का साया छा गया। क्या? मेरा रात का खाना? वह रो पड़ी। नाटकीय तरीके से ज्याओ हेई ने रणनीति बदल दी। उसने एक पूर्ण नाटकीय प्रदर्शन शुरू किया। वह राजकुमार के पैरों पर गिर पड़ी, उनके पैरों से लिपटकर नाटकीय रूप से रोने लगी। आंसू और नाक से बहती हुई धाराएं उसके चेहरे पर फैल गईं। आपकी उच्चता, कृपया दया करें। मेरे छोटे मुर्गे, मेरे छोटे बत्तख, वे इतने छोटे हैं, उन्होंने अभी तक हॉट पॉट का आनंद भी नहीं लिया है। उन्हें बख्श दो, वे अभी भी इतने मासूम हैं। राजकुमार ने उसे अविश्वास भरी नजरों से देखा। ये क्या है? क्या उसे लगता है कि मेरे साथ उसके पंख वाले बच्चे हैं? सच में, इस महल में कुछ भी हो सकता है। अपना संयम बनाए रखते हुए उसने अपने पैरों से लिपटी हुई रोती हुई ज्याओ हेई को देखा। मासूम बच्चे? मेरे ऐसे कोई बच्चे नहीं है, छोड़ दो। लेकिन ज्याओ हेई इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह एक जिद्दी सीप की तरह लिपटी रही और अपने आंसुओं से भरे निवेदन को जारी रखा। वे मुर्गियां, वे बतखें और वे सब्जियां, इन सभी को मैंने अपने हाथों से पाला है। मेरी सारी मेहनत चली जाएगी, फिर मैं क्या करूंगी? उसने विनती भरी आंखों से देखा। आपकी उच्चता, कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ। मुझे पता है कि आज आपका दिन अच्छा नहीं चल रहा है। कृपया इस बार मेरे कीमती मुर्गियों, बतखों, सब्जियों और मछलियों को छोड़ दीजिए। यह अप्रत्याशित मोड़ राजकुमार को असमंजस में डाल गया। उसने अपना गुस्सा छोड़ दिया और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। तुम्हें यह कैसे पता? उसने पूछा। शियाओ हेई ने अपनी पकड़ बनाए रखी, ईमानदारी से ऊपर देखा और कहा, मैंने बताया था, आपकी उच्चता। आपकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, स्पष्ट संकेत कि कोई विपत्ति और रक्तपात आने वाला है, इससे कम नहीं। लो किंघान की भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं। तुम्हें यह कैसे पता? हमने 6 महीने से एक दूसरे को नहीं देखा। वह घटना जनरल के महल में हुई थी। शियाओ हेई ने अपनी पोशाक के साथ खेलते हुए कहा, आपकी उच्चता, बताने में कोई नुकसान नहीं है। मैं बचपन से गुप्त कलाएं सीख रही हूं। उसने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा चमक उठा। मैं रहस्यमय दुनिया में पली बड़ी हूं। ये मेरा पैतृक घर है और रहस्यमय संप्रदाय का प्रमुख वही मेरा गुरु है। राजकुमार के मन में एक रहस्यमय स्थान की धुंधली छवि उभरने लगी। ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित यह स्थान एक अद्भुत धुंध के आवरण में छिपा हुआ है। शियानमेन संप्रदाय की अफवाहें मैंने सुनी हैं, उसने सोचा। यह एक रहस्यमय स्कूल है। इसके शिष्य कम हैं, लेकिन उनकी क्षमताएं असाधारण हैं। लू किंघांग के दिमाग में शियानमेन के शिष्य मार्शल आर्ट्स के मास्टर थे। वे अनोखी तकनीकों का प्रयोग करते थे। उसने उन कहानियों और ग्रंथों को याद किया जो उसने पढ़े थे। पहले सम्राट ने अमृता के अमृत की तलाश में शियानमेन में अपने दूत भेजे थे, लेकिन वे खाली हाथ लौट आए। उनकी खोज अधूरी रह गई और वह इस दुनिया से विदा हो गए। उन्होंने शियाओ हेई की ओर ध्यान से देखा। मैंने सोचा था कि शियानमेन सिर्फ एक किंवदंती है, उसने विचार किया, लेकिन यह वास्तव में मौजूद है और इसके शिष्यों में से एक मेरे बगल में है। शाही राजकुमार की अनोखी नजर से अवगत शियाओ हेई ने सोचा, आज मुझे उसके संदेह को दूर करना होगा। उसकी संदेहपूर्ण स्वभाव से कोई भी शक खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने फिर से दयनीय चेहरा अपनाया। पूरी ईमानदारी के साथ उसने कहा, आपका उच्चनेस, हम वास्तव में एक ही पक्ष में हैं। उसकी आंखों में कुछ अनजाना सा चमका, जो जल्दी ही गायब हो गया और उसकी सामान्य ठंडक में बदल गया। मुझे क्यों विश्वास करना चाहिए? उसने पूछा। शियाओ हेई ने अपनी कमर से कुछ निकाला। आपका उच्चनेस,
उसने धीरे से कहा। उसने एक जेड पेंडेंट निकाला। यह एक आदेश टोकन की तरह जटिल रूप से उकेरा हुआ था। श्रद्धा से उसने इसे दोनों हाथों से पेश किया। यह टोकन मेरी पहचान साबित करता है। लो किंगहान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर टोकन लिया। फिर उसने इसे रोशनी में उठाकर ध्यान से देखा। जेड की चमक से लेकर जटिल नक्काशी तक यह निर्दोष दिखाई दिया। यह टोकन नकली नहीं हो सकता, उसने सोचा। यह महिला वास्तव में शियानमेन की शिष्या है। यह असली है, उसने सोचा। लेकिन शियाओ हेई के आचरण ने उसके मन में शियानमेन की शिष्या की छवि को धुंधला कर दिया। उसने उसे शक भरी निगाहों से देखा। क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? उसके विचार भांपते ही शियाओ हेई ने विनम्रता से मासूमियत दिखाई। कृपया मुझ पर भरोसा करें। जैसे ही उसकी अनिश्चितता बढ़ी, उसने फिर से उसके वस्त्र पकड़े। अपने नाटकीय निवेदन को दोहराया। मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरी मुर्गियों और बत्तखों को भी। मेरी सब्जियां बहुत छोटी हैं, वे मासूम हैं। शाही राजकुमार ने हार मान ली। उसने आ भरी और कहा, ठीक है, मैं उन्हें बख्श दूंगा। बहुत खुश होकर, जैसे उसे कोई घर का कागज मिल गया हो, शियाओ हेई ने उसके पैरों को पकड़ लिया और कहा, आपकी उच्चता, आप बहुत दयालु हैं। जैसे यह काफी नहीं था, उसने अपने होंठों को गोलकर हवा में कई चुम्बन भेजे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने कहा। उसकी अभिव्यक्ति एक प्रशंसक की तरह थी। शाही राजकुमार चौंक गया और पीछे हट गया। उसने ऐसा अजीब व्यवहार कहाँ सीखा था? उसने भौहें सिकोड़ लीं। एक महिला होकर प्रेम की बात इतनी खुलकर करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? डांट सुनकर शियाओ हेई सीधी हो गई और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने शालीनता से कहा, मैं गलत थी, आपकी उच्चता। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन शाही राजकुमार ने उसकी पश्चातापी अभिव्यक्ति को नजरअंदाज किया। वह मौजूदा मुद्दे पर वापस आ गया। मैंने शियानमिन का नाम पहले क्यों नहीं सुना? शियाओ हेई मुस्कुराई। क्योंकि आपकी उच्चता, आपने मुझे पहले कभी नहीं बुलाया। अगर मैं तुम्हें देख नहीं सकती तो बता नहीं सकती। उसने उसे शक से देखा। अगर तुम शियानमेन से हो तो मेरे पास क्यों आई हो? क्या यह अनुचित नहीं लगता? उसने उसकी शंका को नजरअंदाज करते हुए मासूमियत से मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी। यह नहीं है कि मैं आपकी उच्चता की पत्नी बन गई हूं, बल्कि यह मेरा सम्मान है कि मैं ऐसा कर सकी। उसकी मुस्कान देखकर लू किंगहान के दिल में कुछ हलचल हुई। किसी पर भरोसा करना बहुत कठिन था। शाही राजकुमार के लिए यह और भी कठिन था। आखिरकार शाही राजकुमार ने जाने का निर्णय लिया। शायद उसके मन में उठे सवालों का अस्थायी उत्तर मिल गया था। जाने से पहले उसने कहा, आज मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम कभी भी किंग से पैलेस में वापस जा सकती हो। शियाओ हेई ने घुटनों पर बैठकर सिर झुकाया और कहा, यह प्रशंसा। महामहिम की संगिनी ने राजकुमार को विदा किया। उसने गंभीरता से सिर झुकाया। वह सबसे गरिमामय और शिष्ट रखैल प्रतीत हो रही थी। हालांकि जैसे ही राजकुमार की आकृति ओझल हुई, नमकीन मछली ज्याओ हे ने अपनी असली रूप धारण कर ली। वह तुरंत अधूरे भोजन की ओर दौड़ी और खुलकर खाने लगी। एक गर्म और स्वादिष्ट मांस का टुकड़ा उठाकर अपने कटोरे में रखा। उसने विजयी स्वर में कहा, आखिरकार गए, अब खाने का समय है, और टुकड़ा मुंह में डालकर चबाने लगी। ज्याओ हे ने हैरानी से सांस ली। उसने कहा, इतना मसालेदार, इतना सुगंधित। वह खुश थी। अब वह स्वादिष्ट भोजन खा सकती है। कुछ समय खाने के बाद वादो मोड़ा। तो आप युवती मागिन जियामिन संप्रदाय से हैं। वादो भी अर्मी मासका युवांगी बात है। मुली खदरानी उसे माटी जुड़िया। वादो ने पूछा, क्या वादो चलन वाला है? शियाओ हे ने गहरी सांस ली, खुशी से बोली, इतना तीखा, इतना सुगंधित, इतना स्वादिष्ट। वह संतुष्ट थी कि वह अब भी जीवित है और इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकती है। कुछ देर तक उत्साह से खाने के बाद बालकम ने धीरे से कहा, युवती मालकिन, तो आप सचमुच जियानमेन संप्रदाय की सदस्य हैं। आपने कभी इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? खाते हुए और बालकम द्वारा उठाए गए मांस के टुकड़े को लेने के लिए अपने कटोरे को आगे बढ़ाते हुए शियाओ हे ने लापरवाही से कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, उल्लेख करने लायक नहीं। बालकम ने अपनी मालकिन की ओर देखते हुए पूछा, तो क्या मैडम और जनरल को इसके बारे में जानकारी है? मसालेदार मांस के मीठे और सुगंधित स्वाद में खोई हुई शियाओ हे ने ऐसे जवाब दिया जैसे जियानमेन संप्रदाय की सदस्यता एक मामूली बात हो। उसने कहा, उन्हें इसका पता नहीं है। केवल मेरे दादा को यह पता था। उनका निधन 3 साल पहले हुआ। शियाओ हे ने एक बड़ा मांस का टुकड़ा उठाया, चबाते हुए बोली, परिवार में सभी मानते हैं कि मैं एक साधारण मठ में पली बड़ी हूं। उसने चॉपस्टिक्स चूसते हुए और भोजन का आनंद लेते हुए कहा, अगर बालकम के आकस्मिक सवाल न होते तो यह इतिहास में सबसे पहला मूकबांग होता। मांस निगलते हुए उसका चेहरा चमक उठा, जैसे जीवन खुद खिल उठा हो। शियाओ हे ने खाने का आनंद लिया, 7,749 भावों को अनदेखा करते हुए। बालकम ने अपनी चॉपस्टिक्स विचारशीलता से खड़ी की। तो ये बात है, अगर जनरल और मैडम को पता होता कि युवती मालकिन जियानमेन संप्रदाय की सदस्य हैं, तो वे आपको महल में कभी न आने देते।
मांस को हॉट पॉट में डुबोते हुए उसने आह भरी। बालकम ने सोचना जारी रखा, महामहिम राजकुमार सुंदर और अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन जियानमेन संप्रदाय के किसी व्यक्ति के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। रात हो चुकी थी और हर जगह अंधेरे में डूबी हुई थी। सब कुछ नींद में डूबा हुआ लग रहा था, सिवाय राजकुमार के निजी कक्षों के, जो अभी भी रोशन थे। स्मारक पत्रों का ढेर हाथ में लिए हुए राजकुमार अभी भी काम कर रहे थे। कौन कहता है कि राजकुमार होना आनंददायक है? देर रातें एक आम बात थी। सुबह जल्दी उठना भी बैल की तरह थकावट भरा होता था। लुओ किंगहान ने अचानक शियाओ हेहे के साथ हुई बातचीत को याद किया। उन्होंने यूनिक चोंग से कहा, आज रात की शियाओ कंसॉर्ट के साथ हुई बातचीत बाहर नहीं जानी चाहिए। यूनिक चोंग ने हमेशा की तरह सिर झुकाकर आज्ञा का पालन किया। फिर राजकुमार ने स्मारक पत्रों से नजरें उठाकर अपने सामने की जगह में देखा। जैसे आज रात की घटनाओं को याद करते हुए उन्होंने कहा, इसके अलावा कल कुछ सामान वहां भेज दो। उसे इसके लिए क्षतिपूर्ति मानो। एक और सुबह आई और प्रकाश ने अंधेरे को दूर कर दिया। पक्षी जागे, वे शाखाओं पर चहचहाने लगे। यह नए दिन का स्वागत था। इस समय किंगकाई महल के भीतर शियांगशी ने बड़े और छोटे संदूकों को उठाया। मुख्य हॉल पूरी तरह से भर गया। शियांगशी ने झुककर घोषणा की, शियाओ लियांडी, ये वस्तुएं महामहिम राजकुमार की ओर से पुरस्कार हैं। इस शाही कृपा को स्वीकार करें। शियाओ हे पूरी तरह से चौंक गए। हालांकि उन्होंने तुरंत सिर झुकाया और कहा, महामहिम की अत्यधिक कृपा के लिए बहुत धन्यवाद। फिर वह जल्दी से जाकर प्रत्येक संदूक को उत्सुकता से खोलने लगीं। पहला संदूक उच्च गुणवत्ता के रेशम से भरा था। विभिन्न क्षेत्रों से आए चमकदार रंगों की श्रद्धांजलियां थीं। अगले संदूक में कीमती और बहुमूल्य आभूषण रखे हुए थे। यह एक विशेष उपहार था जो राजकुमार की किसी अन्य महिला को कभी नहीं मिला था। सच में ये चीजें दिल को मोह लेने वाली थीं। प्रत्येक गहने को देखकर शियाओ हे ने आश्चर्य और खुशी से सांस ली। वह खुशी से बोली, बाओ कैम, इन्हें जल्दी सुरक्षित रख दो। राजकुमार की उदारता और स्नेह को महसूस करते हुए बाओ कैम ने गर्व से सिर झुकाया। फिर संतुष्टि के साथ उसने आदेश का पालन किया और निश्चित रूप से कृपा का प्रतिदान करना चाहिए। उसने अपनी आस्तीन से राजकुमार के लिए एक उपहार निकाला। उसने सोचा, अब मैं लो किंगान की तरह महसूस कर रही हूँ। मुझे उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। जब तक वह सुरक्षित है, मैं चैन से रह सकती हूँ और आलसी रह सकती हूँ। ये सोचते हुए उसने खुशी से नया सुरक्षा ताबीज चांगशी को दिया। उसने कहा, चांग यूच, कल का ताबीज खराब हो गया था। यह नया सुरक्षा ताबीज मैंने बनाया है। कृपया इसे मेरे लिए राजकुमार को दे दीजिए। चांग यूच ने मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार किया और कहा, निश्चिंत रहें शियो लियांगदी, यह पुराना नौकर इसे निश्चित रूप से राजकुमार को पहुंचाएगा। एक शांत दोपहर बीत गई। इस समय किंग से महल के भोजन कक्ष में साफ सुथरे बर्तनों और कटोरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस भोजन को किसने साफ किया है। शियो हे की संतुष्ट आवाज गूंजी, मैं भर गई हूं, बहुत स्वादिष्ट था, उसने कहा और फिर थोड़ा पीछे झुक गई, संतुष्टि के साथ तृप्ति का अनुभव करते हुए। उसने खुशी से कहा, मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए जो चाहूं खा सकती हूँ। ये दिन सच में अच्छे हैं। गंदे बर्तन साफ करते हुए बाओ कैम ने याद दिलाया, राजकुमार ने इनाम के साथ लोगों को भेजा है, क्या तुम धन्यवाद नहीं करोगी? ये सुनकर शियो हे ने आलसी स्वर में कहा, क्या मैंने पहले ही धन्यवाद नहीं किया था? बाओ कैम, जो शियो हे के स्वभाव को जानती थी, ने धैर्य से समझाया, इस नौकर का मतलब है कि अगर तुम सच में धन्यवाद करना चाहती हो तो तुम्हें राजकुमार के पास जाना चाहिए। तुम्हारी पहचान जियानमिन संप्रदाय में अनोखी है। राजकुमार तुम्हें अनदेखा नहीं करेंगे। अगर तुम राजकुमार की थोड़ी कृपा पालो तो क्या यह अच्छा नहीं होगा? लेकिन शियो हे ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह नमक मछली की तरह आलसी रही। बाओ कैम की बातों को उसने नजरअंदाज किया। वर्तमान में पूर्वी महल में कोई राजकुमारी नहीं है, बल्कि केवल 2 झावी रानियां हैं। उनके अलावा वहां 10 से अधिक लियांगड़ी और लियांग युआन है। मेरी देवी, आपके शियानमिन संप्रदाय में स्थान के साथ आपके पास राजकुमारी बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यताएं भी हैं। ये शब्द शियो हे को कहना वास्तव में जल भैंस के सामने वीणा बजाने जैसा था। उसने एक भी शब्द अपने मन में नहीं लिया। वह बिस्तर की तरफ गई और जूते उतार दिए। मुलायम गद्दे पर गिर पड़ी। कृपा के लिए प्रतिस्पर्धा करना थकाऊ है, उसने कहा। वह लेटी भी नहीं थी कि 3 सेकंड के भीतर उसकी आंखें मूंदने लगीं। बाओ कैम से उसने कहा, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। एक पुरानी कहावत है, भरे पेट से नींद जल्दी आती है, और जब नींद आती है तो मेंसियस के शब्द भी मात्र गुनगुनाहट बन जाते हैं। 3 सेकंड बाद वह खर्राटे लेने लगी। बाओ कैम वहीं खड़ी रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अभी अभी शियाओ हे से की गई सारी बातें जैसे हवा में विलीन हो गई थीं, और वह वास्तव में एक आराम पसंद नमक मछली की तरह थी। इस प्रकार दोपहर का समय धीरे धीरे बीत गया। 3 घंटे बाद
अब भी किंग से महल में शियाओ हेई अपनी झपकी से जागी, अभी भी जम्हाई ले रही थी। उसने सुस्त भाव से अपना हाथ बढ़ाया जिससे बाओ कैम उसके कपड़े बदल सके। इस बीच हमेशा मेहनती महल की नौकरानी बाओ कैम उसे याद दिला रही थी। अभी अभी शियाओ हेई ने किसी को निमंत्रण के साथ भेजा था। उसने कहा कि कल दोपहर ट्विमिंग शियान में चाय पार्टी है। वह आपको चाय पीने और फूलों की प्रशंसा के लिए बुलाना चाहती है। चाय पार्टियां, फूलों का दर्शन, कविता और सुंदर संगीत उसे पसंद नहीं थे। फिर उसे कुछ याद आया और बोली, रुको एक मिनट, क्या चाय पार्टियों में लजीज पकवान नहीं परोसे जाते? जैसे ही यह ख्याल आया, लजीज पकवान का सोचते ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसके पीछे खड़े होने के कारण उसने श्याओ हेहे के चेहरे पर लालच भरा भाव नहीं देखा और अनमने ढंग से बोला, शायद ऐसा ही हो। लेकिन बाओ कैम के उन कुछ शब्दों ने श्याओ हेहे की जिज्ञासा को भड़का दिया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से कहा, तो मुझे अवश्य जाना चाहिए। पूर्वी महल में रात हो चुकी थी। राजकुमार के निजी कक्षों में दीपक उजाले से जल रहे थे। लो छिंगहान अकेले बैठे थे, रात का खाना खा रहे थे। मेज पर खाना रखा था, लेकिन कुछ भी उनकी भूख नहीं बढ़ा रहा था। चंग सिए, जो हमेशा सतर्क रहते थे, ने झुककर उन्हें श्याओ हेहे द्वारा बनाया गया नया ताबीज सौंपा। आपका उच्चनेस, उसने कहा, यह वह रक्षक ताबीज है जिसे शियाओ लियांगदी ने इस सेवक को आपको देने के लिए कहा था। उन्होंने यूनिक चांग से ताबीज दिया। उन्होंने उसे उठाकर उदासीनता से देखा। अनजाने में श्याओ हेहे की मासूम मुस्कान और प्यारा चेहरा उनके मन में उभर आया। उसे याद करते ही उनकी आंखों की ठंडक पिघल गई। एक स्वप्निल भाव ने जगह ले ली। लुओ चिंगहान ने ताबीज को अनमने ढंग से छुआ। उनके विचार उसकी ओर बह गए। उन्होंने ताबीज को अपनी थैली में रखा। फिर अचानक पूछा, शियाओ लियांगडी ने आज क्या किया? चांग शिए ने उसके दिन की घटनाएं बताईं। आज सुबह श्याओ लियांगडी ने चिंगचा महल में स्थानांतरित किया। इसके बाद वह चिंगचा महल के भीतर ही रहीं और बाहर नहीं गई। फिर जैसे ही चंग शी को कुछ याद आया, उन्होंने कहा, ओह हाँ, जियाओई बाई ने श्याओ लियांगडी को एक निमंत्रण भेजा। वह श्याओ लियांगडी को कल दोपहर चाय पार्टी में बुलाना चाहती है। आंतरिक दरबार की महिलाओं की सामाजिक सभाओं के बारे में सुनकर राजकुमार उदासीन दिखे। उन्होंने दरवाजे की ओर अनमने ढंग से देखा। चंगशी ने उन्हें याद दिलाया, आपकी उच्चता, क्या आप आज रात चिंका महल जा रहे हैं? लुओ चिंगहन ने बिना हिचकिचाहट कहा, नहीं, मैं अध्ययन कक्ष जा रहा हूं। फिर वह जल्दी से चले गए। दृश्य अगले दिन की ओर बढ़ा। यह एक सुहावना दिन था। साफ नीला आसमान और चमकदार धूप के साथ पक्षियों के झुंड हवा में उड़ रहे थे। सुंदर दृश्य ने किसी के भी मन को प्रसन्न कर दिया। बाओ कैम ने श्याओ हेहे से कहा, जियाओई बाई से मिलते समय खुश रहना चाहिए। श्याओ हेहे पीले कपड़े पहने थी। बाओ कैम हरे कपड़ों में थी। वे बगीचे से तेजी से गुजर रहे थे। चलते हुए भी बाओ कैम उसे याद दिलाती रही, अगर कुछ ऐसा कहा जाए जो आपको पसंद न हो तो बस विनम्रता से मुस्कुराएं। उसे जाने दें ताकि सब कुछ सुचारू रहे। बाओ कैम लगातार उसे समझाती रही। उसका चेहरा गंभीर था। उसकी हर बात में निष्ठा साफ थी। जियाओई बाई एक जियाओई है। वह आपसे उच्च रैंक की है। इसके अलावा उनके पिता राजकुमार के शिक्षक हैं। इसीलिए यहां तक कि उन्हें भी सम्मान देना पड़ता है। हालांकि आप उनका समर्थन न भी करें, आपको उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। इसके जवाब में शियाओ हेहे ने बस एक उबाऊ सा चेहरा बनाया। उसने लापरवाही से कहा, मुझे पता है, मुझे पता है। बाओ कैम का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि उसकी याद दिलाने का कोई असर नहीं हुआ। अपने आलसी स्वभाव के अनुसार वे जल्द ही छुई मिंग शियान पहुंच गए। चाय पार्टी में जियाओई बाई, ली जियाओई और लियांग युआन की विभिन्न अन्य सुंदरियां उपस्थित थीं। सभी लोग चाय की मेज के पास थे। वो हंसी मजाक कर रहे थे। श्याओ हेहे और बाओ कैम आए। उन्होंने झुककर प्रणाम किया। श्याओ हेहे ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर कहा, श्याओ हेहे जियाओई बाई और ली जियाओई का अभिवादन करती है। जियाओई बाई ने उसे उठने का इशारा करते हुए कहा, बहन कृपया बैठो। वह अभी बैठी ही थी कि मेज पर रखे व्यंजनों को देखकर श्याओ हेहे की आंखें चमक उठीं। सारी शिष्टाचार को भूलकर वह बोल उठी, ये स्नैक्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। जियाओई बाई हंसते हुए बोली, ये कुछ पेस्ट्री है जो मैंने आप सबके लिए तैयार की है। कृपया आप सभी लोग इसका स्वाद अवश्य लें। चाय की मेज पर विभिन्न प्रकार की आकर्षक और लुभावनी पेस्ट्री सबके सामने रखी हुई थी। वास्तव में जियाओई बाई के चुईमिंग शियन के नाश्ते लियांग युआन और लियांगडी के क्वार्टरों में पेश किए गए नाश्तों से बेहतर थे। ऐसे लुभावने नाश्तों के सामने श्याओ हेहे खुद को रोक नहीं पाई। एक नाजुक केक उठाते हुए उसने खुशी से एक्सक्लेम किया, ओह ओह, ये जितना सुंदर दिखता है उतना ही स्वादिष्ट भी है। मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगी। पहला कौर लेते ही लाजवाब स्वाद ने उसके पूरे अस्तित्व में एक रोमांच भर दिया। उसने संतोषपूर्वक आ भरी। यह वास्तव में अत्यंत स्वादिष्ट है, उसने कहा। और जैसा कि कहावत है, यदि आपको शर्म महसूस नहीं होती है तो वह शर्म किसी और की होती है। इस विशेष मामले में वह कोई और बाओ कैम ही थी।
युवा नौकरानी अपनी मालकिन का उत्साह देख रही थी। वह केवल मन ही मन आह भर सकती थी। तुम्हें कभी कुछ बुरा लगता ही नहीं, उसने सोचा। प्रारंभिक औपचारिकताओं के बाद चाय पार्टी की बातचीत धीरे धीरे अनिवार्य गपशप और सूक्ष्म कटाक्ष की ओर मुड़ने लगी, जिसमें ली झावी ने पहला तीर चलाया। उसने अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा, सुना है कि झावी बाई की तबीयत ठीक नहीं है, क्या महामहिम आपसे मिलने नहीं आए? झावी बाई ने ली झावी के मासूम से दिखने वाले शब्दों में छिपे द्वेष को तुरंत भांप लिया। हालांकि ऐसे ताने उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थे। चाय का एक हल्का घूंट लेते हुए उसने कहा, यह बस एक मामूली अस्वस्थता थी। मुझे बस अच्छी नींद की जरूरत थी। मैं महामहिम को मेरे साधारण कक्ष में आने की असुविधा नहीं देना चाहती थी। चेन लियांगयुआन ने तनाव को भांपते हुए झावी बाई का समर्थन किया। वास्तव में महामहिम बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। वे हर दिन आंतरिक महल का दौरा नहीं कर सकते। झावी बाई और चेन लियांगयुआन ने समझदारी से एक दूसरे को देखा। उनका टीम वर्क स्पष्ट था। चेन लियांगयुआन ने जारी रखा, लेकिन बहन बाई, हमें काफी समय हो गया है जब हमने महामहिम को देखा था। इस बीच शाओ हेली खुशी खुशी खाते हुए उनकी बातचीत को देख रही थीं, लेकिन वे पेस्ट्री खाने में ज्यादा व्यस्त लग रही थीं। हालांकि ली झावी इस मामले को छोड़ने के मूड में नहीं थी। उन्होंने एक साथ झावी बाई और चेन लियांगयुआन को चुनौती देने का फैसला किया। साथ ही शाओ लियांगदी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। उन्होंने तीखे अंदाज में पूछा, अगर महामहिम इतने व्यस्त हैं तो पिछली रात लानशियांग पैविलियन जाने का समय कैसे मिला? उनकी नजरें शाओ हेली की ओर घूमी, किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद में, लेकिन उनकी चाल बेअसर रही। जिस सहयोगी की उम्मीद थी वह संतोषपूर्वक चबाने में व्यस्त थी और आसपास हो रही बातचीत से अनजान लग रही थी। ली झावी ने शाओ लियांगदी को संभावित मोहरे के रूप में छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, तुम्हारी चालाकी बेकार है। फिर भी वह मीठे स्वर में बोलती रही। उन्होंने पूछा, शाओ लियांगदी, क्या तुम हमारी बात सुन रही हो? शाओ हेली ने ऊपर देखा। उनके गाल अब भी गिलहरी की तरह फूले हुए थे। उनके अनजान भाव को देखकर झावी बाई हंसे बिना नहीं रह सकी। शाओ लियांगदी सुन नहीं रही थी, उन्होंने कहा। उनकी हंसी ली झावी की ओर अधिक थी, शाओ हेली की ओर नहीं। लगातार खाने के बावजूद शाओ हेली में एक निश्चित प्रकार की वफादारी थी। स्थिति का आकलन करते हुए उसने सोचा कि झावी बाई की मेहमान नवाजी का हिस्सा बनने के बाद उसे मदद करनी चाहिए। काफी प्रयास के बाद उसने अपनी लालची अभिव्यक्ति को छोड़कर शिष्टाचार का एक रूप अपनाया। अंत में बातचीत में शामिल होकर उसने गंभीरता से पूछा, ली वानजी कौन है और महामहिम उसे क्यों मिलने गए थे? शाओ हेली का सवाल बम की तरह गिरा, जिससे पूरी सभा चुप हो गई। ये स्पष्ट नहीं था कि वे चौंक गए थे या बस बोलने में असमर्थ थे। अचानक की इस शांति को महसूस करते हुए शाओ हेली ने दिखावा छोड़कर पुनः नाश्ते का आनंद लेने का निर्णय लिया। वहां मौजूद सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति निस्संदेह बाओ कैम थी। हालांकि वह अपनी मालकिन की अनजानता की आदी थी, फिर भी वह मन ही मन कहे बिना नहीं रह सकी, मेरी प्रिय मालकिन, क्या आपको एहसास भी है कि आपने अभी क्या बेतुका कहा है? असहज माहौल को देखते हुए झावी बाई, जो हमेशा एक उत्तम मेजबान थीं, ने गला साफ किया और चुप्पी तोड़ी। फिर एक मजबूर हंसी के साथ उसने आसानी से विषय बदलकर मौसम की बात शुरू कर दी। अपने साथी की चालाकी को देखते हुए चेन लियांगयुआन ने भी साथ दिया। सच में हवा काफी तेज है। मैंने भी पहले कुछ नहीं सुना था। वह जाओ हेली के लिए माहौल सहज बनाना चाहती थी। फिर भी शायद यह अनावश्यक था, क्योंकि उनकी बेखबर लियांगदी किसी भी शर्मिंदगी से अनजान बनी रही। वह शांति से अपनी चाय का आनंद ले रही थी। प्रारंभिक बातचीत के बाद चर्चा अनिवार्य रूप से अगले विषय पर शिफ्ट हो गई, राजकुमार, जो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण था। ली झावी ने कहा, मैंने सुना शिकार में राजकुमार लगभग घायल हो गए। उन्होंने पूछा, क्या किसी को असल में पता है क्या हुआ था? महिलाओं की रुचि बढ़ गई। उन्हें जैसे एक नया विषय मिल गया। उनमें से एक ने कहा, मैंने सुना है कि घोड़ा डर गया था, जिससे राजकुमार गिर पड़े। झावी बाई ने सहमति में सिर हिलाया। यह वास्तव में बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि राजकुमार बिना किसी चोट के सुरक्षित लौट आए। बाहर से यूनिक चांग की आवाज गूंज उठी, राजकुमार, राजकुमार आ गए हैं। इस घोषणा के तुरंत बाद लू किंगहान अंदर आए और उनकी उपस्थिति अत्यंत सम्मानजनक और प्रभावशाली थी। तुरंत अंदरूनी अदालत की महिलाएं घुटनों पर झुक गईं और एक साथ बोलीं, आपकी कनीजें राजकुमार का स्वागत करती हैं। उन्हें उठने का इशारा करने के बाद लू किंगहान ने पूछा, आप सब अभी क्या चर्चा कर रहे थे? झावी बाई ने जल्दी से उत्तर दिया, हम राजकुमार के शिकार यात्रा और उनके लगभग घायल होने के बारे में बात कर रहे थे। नहीं। झावी बाई ने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया और कुछ बार धीरे से खांसी की, जिससे तुरंत ही राजकुमार का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। उन्होंने चिंतित स्वर में धीरे से पूछा, क्या तुम फिर से बीमार हो? अंदरूनी अदालत में नाटकीयता की कभी कमी नहीं थी। झावी बाई ने धीरे से उत्तर दिया, मैं आपकी चिंता कर रही थी।
ठंडी रात की हवा से मेरी बीमारी फिर से लौट आई है। खांसी खांसी। मैं खुद को दोष देती हूँ कि इतनी कमजोर हूँ। उसके शब्द रेशम की तरह मुलायम थे। राजकुमार ने अपनी चिंता जताई। क्या तुमने शाही चिकित्सक को बुलाया है? झाओ बाई ने कहा। यह सिर्फ एक मामूली बीमारी है। शाही चिकित्सक को परेशान करने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी रात की नींद पर्याप्त होगी। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद राजकुमार। यह स्पष्ट था कि राजकुमार झाओ बाई के प्रति एक निश्चित स्तर की चिंता रखते थे। उन्होंने कहा, अगर आप बीमार हैं तो तुरंत इलाज कराएं। बाद में किसी को मेरा टोकन लाने के लिए भेजें और शाही चिकित्सक से मिलने का प्रबंध करें। चुनलियांग युआन राजकुमार की झाओ बाई के प्रति ध्यान देने पर ईर्ष्या से जल उठी। ईर्ष्या की एक झलक के बावजूद झाओ बाई ने एक संयमित व्यवहार बनाए रखा और उत्तर दिया, राजकुमार सभी के साथ दयालु हैं। पास खड़ी हुई झाओ जलन से भड़क उठी। झाओ बाई पर घूरते हुए उसने सोचा, वह सफेद कमल, वह जानती है कि अपनी कमजोरी का उपयोग कैसे करना है। चुनलियांग युआन की ओर देखते हुए उसने अपनी आंतरिक तिरस्कार जारी रखी और वह बेवकूफ चुनलियांग युआन उस सफेद कमल की चापलूसी कर रही है। वह सोचती है कि इससे उसे पूर्वी महल में जगह मिल जाएगी। हार मानने को तैयार नहीं, ली झाओ राजकुमार के पास पहुंची, अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक। अपनी मनमोहक आवाज में उसने कहा, राजकुमार, मैंने हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र का एक अनोखा नृत्य सीखा है। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या आप मुझे आज रात आपके लिए यह नृत्य प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे? उसके इस साहसी प्रस्ताव से अंदरूनी अदालत की अन्य महिलाएं चकित रह गईं। उनके बीच एक साझा विचार सा गुजरा, यह सही नहीं है। झाओ बाई सिर्फ ध्यान खींचना चाहती थी। ली झाओ ने राजकुमार को रात बिताने का न्योता दिया। इन महिलाओं की नजर में वे एक दूसरे को खतरा समझती थीं। हालांकि ली झाओ के उत्साह के जवाब में राजकुमार ने ठंडे स्वर में केवल इतना कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि लुओ किंगहान उससे इतना उदासीन है। मेरा ध्यान देखिए, उसकी नजरों ने खींच लिया था और इस क्षण में राजकुमार का ध्यान एक विशेष हमसतर पर टिका था जो झुककर अभिवादन कर रही थी, फिर भी अपनी आस्तीन के पीछे से चोरी छिपे उतर रही थी। उसके बगल में धैर्यवान बाओ कैम ने असहायता का भाव पहना हुआ था। वह झाओ हे को संकेत कर रही थी, तुम बाद में खा सकती हो। यह देखकर राजकुमार ने आवाज दी, झाओ लियांग दी। बाओ कैम का चेहरा सफेद हो गया, जैसे किसी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया हो। लेकिन झाओ हे जिसने अंतिम कौर अपने गाल में भर लिया था, मासूम आंखों से राजकुमार की ओर देखने लगी। उसे देखकर लू के मन ने एक छवि झलकी। लू किंगहान के मन में आया कि वह उस छोटी गिलहरी जैसी दिखती है जो अपने गाल फुलाकर सारा खाना छुपा लेती थी। दरबार की अन्य महिलाएं ईर्ष्या भरी नजरों से शियाओ हे को देख रही थीं। वह हालांकि पूरी तरह से अनजान लग रही थी। ताज राजकुमार की ओर पलकें झपकाते हुए पूछी, महामहिम, क्या आपको कुछ कहना है? लू किंगहान ने गला साफ किया और अपने सामान्य राजसी मुद्रा में वापस आ गए। उनकी अभिव्यक्ति जल्दी ही अपने सामान्य निर्विकार रूप में लौट आई। कल महारानी माता का जन्मदिन है, उन्होंने घोषणा की। शाम को फेंगड़े युआन में एक दावत होगी, तुम मेरे साथ चलोगी? शियाओ हे ने ठुटी हाथ पर रखी। उसका मन तेजी से दौड़ा। महारानी माता का जन्मदिन, जैसे पावलोवियन प्रतिक्रिया, उसके विचार तुरंत खाने की ओर मुड़ गए। एक जन्मदिन समारोह, वहां ढेर सारे स्वादिष्ट खाने का होना तय है। उसने नौकरों को व्यंजन से भरी ट्रे लेकर इधर उधर भागते हुए देखा। फिर उसने सोचा कि लंबी मेजें स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी हुई होंगी जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। केवल सोचने भर से वह उत्साह से कांपने लगी। चलो चलो चलो, अगर मैं नहीं गई तो मैं इंसान नहीं हूं, उसने खुशी से ताली बजाते हुए कहा। उसने मुस्कुराते हुए चहकते हुए कहा, ठीक है। शाओ हे का उत्साह इतना अनियंत्रित था कि उसने कमरे में अचानक आई ठंडक को महसूस नहीं किया और न ही उन चार जोड़ी आंखों को देखा जो ईर्ष्या भरी नजरों से उसे घूर रही थीं। लुओ चिंघन ने पूछा, क्या तुमने पेट भर खा लिया? उसने अपना पेट थपथपाया। मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी तरह से भरी हूं। एक पल के लिए घबराहट हुई। उसका पेट एक गड्ढा था। लुओ चिंघन ने उसे ठंडी नजरों से देखा। वह ईमानदारी से जवाब देने वाली थी, तभी उसके भोजन से जुड़े विचारों में थोड़ी बुद्धि ने उसे रोका। रुको, वह ये क्यों पूछ रहा है? उसने सोचा, इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। उसका छोटा दिमाग तेजी से काम करने लगा। अगर मालिक का आयोजन है तो मुझे उनके साथ रहना चाहिए। यह सोचकर उसने अपनी सबसे चमकदार मुस्कान दिखाई। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं, उसने खुशी से कहा। लुओ चिंघन का चेहरा अपरिवर्तित रहा। तो चलो, उसने ठंडे स्वर में कहा, और श्याओ हे उसके पीछे चल दी। जैसे ही वह निकला, पीछे अन्य महिलाएं सिर झुकाए खड़ी थीं। उन्होंने एक साथ कहा, महामहिम। जाओबी बाई तब तक देखती रही जब तक वे ओझल नहीं हो गए। जाओबी बाई का चेहरा उदास था। चेनलियांग युआन ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। उसने कहा, महामहिम, हमें महारानी मां की दावत में नहीं ले गए। उसकी आवाज में एक झूठी सहानुभूति थी। आपको जरूर चुना होता,
बहन बाई, आप हर तरह से श्याओ लियांडी से बेहतर हैं। स्थिति, सुंदरता, गुण। जाओबी बाई गपशप में नहीं पड़ना चाहती थी। उन्होंने बस कहा, मैं थकी हुई हूं, मैं वापस जाकर आराम कर रही हूं, आप सभी इसका आनंद लें। ली जाओबी ने नफरत भरी नजरों से देखा। वह जाओबी बाई को घूर रही थी। कॉन्सोर्ट बाई के पीछे हटते हुए रूप को देखकर शाओ हे ने सोचा, वह जलन से जल रही है, फिर भी उदासीनता का दिखावा करती है। कितनी नकली है। बाहर बगीचे में आकाश नीला था, हवा ठंडी थी। शाओ लियांडी ताज राजकुमार के पीछे चल रही थी। वह एक आज्ञाकारी पिल्ले की तरह उसका अनुसरण कर रही थी। लुओ चिंगहन ने अपनी युवा कंसोर्ट की ओर देखा। उनके माथे पर सोचने वाली लकीरें थीं। अगर वह शियामेन संप्रदाय से है तो वह महल में क्यों आई? क्या वह मेरी ओर आ रही है? ताज राजकुमार को देखकर शियाओ हे तेजी से बढ़ी। महामहिम, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? लू केंगहान ने बादलों और हवा की ओर देखते हुए अनजान बने रहने का प्रयास किया। अगर मैंने पूछा तो क्या आप सच सच जवाब देंगी? बिना किसी झिझक के शियाओ हे ने तुरंत जवाब दिया। बिल्कुल। उनके जवाब से प्रेरित होकर उसने तुरंत पूछा, यह शियानमेन संप्रदाय कहाँ है? उतनी ही जल्दी उसने जवाब दिया, यह पहाड़ों में है। यह एक जवाब था, हालांकि अस्पष्ट। उसके जवाब से ताज राजकुमार संतुष्ट नहीं दिखे, इसलिए उसने विस्तार से बताया, यह एक छिपी हुई जगह है, बर्फ से ढकी और गहरी बसी हुई। यह एक पहाड़ की दरार में है, बहुत दूरस्थ और वीरान। साधारण लोग इसे नहीं पा सकते। अगर पा भी लें तो अंदर नहीं जा सकते। क्यों? लू किंगहान ने पूछा। उनके लिए यह जगह खतरनाक लग रही थी। शियाओ हे ने जारी रखा, क्योंकि वे खो जाएंगे। पहाड़ी इलाका खतरनाक है। जियानमेन संप्रदाय की रक्षा व्यवस्था जटिल है। खुद की ओर इशारा करते हुए उसने जोड़ा, जिनके इरादे खराब हों या जिनकी किस्मत खराब हो, वे नहीं बचेंगे। ऐसा लग रहा था कि वह खुद को अच्छे भाग्य और लंबी उम्र के उदाहरण के रूप में पेश कर रही थी। लू किंगहान ने और जानने के लिए दबाव डाला। तुमने जियानमेन संप्रदाय कैसे पाया? उसने पूछा। उसने कहा, सहज ज्ञान। मैं दिशा महसूस कर सकती थी, बस अंतर्ज्ञान का पालन किया। लू किंगहान ने उसे पास खींचा, उसकी साफ आंखों में देखा। क्या तुम मुझे वहां ले जाओगी? शाही राजकुमार ने पूछा। वह आकर्षक लग रहा था। शियाओ हे प्रभावित नहीं हुई। उसने तुरंत मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। अपनी स्पष्टता का एहसास करते हुए उसने जल्दी से एक दयनीय अभिव्यक्ति अपनाई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। जियानमेन संप्रदाय में बाहरी लोगों को नहीं ला सकते। उन्हें तोड़ने पर सजा दी जाएगी, और मैं सजा नहीं चाहती। लू किंगहान के उसे फटकारने से पहले शियाओ हे ने वफादारी और बहादुरी का प्रदर्शन किया। आपकी उच्चता, सहायता चाहिए तो जियानमेन संप्रदाय जाने की जरूरत नहीं, बस मेरे पास आ जाइए। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूं। यही प्रतिक्रिया थी जिसका वह इंतजार कर रहे थे। लुओ किंगहान ने उसे देखा और सोचा, अगर उसने तुरंत हां कर दी होती तो मुझे उसके इरादों पर शक होता। उन्होंने विषय बदलते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास और रक्षा ताबीज हैं? मुझे 2 चाहिए। शियाओ हे ने एक राहत की सांस ली और तुरंत कहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं लौटकर आपके लिए कुछ तैयार कर दूंगी। इन्हें घर पर बनाया गया माने। उस शाम शिंका पैलेस में बाओ कैम अपने सामान में कुछ ढूंढने के लिए खोजबीन कर रही थी। उसने अलमारी देखी, फिर संदूक खोला, फिर भी उसे वह नहीं मिला, वह जो ढूंढ रही थी। इस बीच शियाओ हे आराम से कुर्सी पर बैठकर कुछ नाश्ता कर रही थी। उसने बाओ कैम से ठंडे स्वर में पूछा, तुम क्या कर रही हो? बाओ कैम का चेहरा चिंता में डूबा था। वह कपड़े उठा और रख रही थी। तुम्हें कल रात जन्मदिन भोज में जाना है, मैं तुम्हारे लिए पोशाक खोज रही हूं। शियाओ हे बेफिक्र होकर नाश्ते का आनंद ले रही थी। मैं वही कपड़े पहन सकती हूं जो मैं रोज पहनती हूं। बाओ कैम ने असहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तुम महल में 6 महीने से हो, अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं आई हो। कल रात तुम्हारा पहला सार्वजनिक परिचय होगा और तुम शाही राजकुमार के साथ उपस्थित रहोगी। तुम्हें एकदम सही पोशाक पहननी होगी। और ऐसा लग रहा था कि बाओ कैम उपयुक्त पोशाक न मिलने की वजह से और भी अधिक चिंतित होती जा रही थी। उसने कहा, तुम्हारे रोजमर्रा के कपड़े बहुत साधारण हैं। उद्देश्य है कुछ ऐसा ढूंढना जो हर किसी को प्रशंसा में मौन कर दे और उनके मन को मोह ले। बाओ कैम ने अपनी थकी हुई आवाज में अपनी मालकिन से पूछा, क्या आप महारानी माता के जन्मदिन के भोज में भाग लेने जा रही हैं? क्या आपने उपहार के बारे में सोचा है? शियाओ हे ने लापरवाही से मांस की सींक उठाते हुए कहा, जन्मदिन पर आड़ू हमेशा अच्छा विकल्प होता है। मैं कल महारानी माता के लिए आड़ुओं की टोकरी तैयार करवाऊंगी। या फिर हम एक बड़ा केक ले सकते हैं जिस पर ऊपर बड़े अक्षरों में जन्मदिन मुबारक हो, रानी माता लिखा हो। केक या आड़ुओं की टोकरी की छवि सच कहे तो थोड़ी भद्दी थी। बाओ कैम का धैर्य आखिरकार टूट गया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाई, बिल्कुल नहीं। बाकी सभी लोग दुर्लभ और मूल्यवान खजाने प्रस्तुत करेंगे। आप उसे सिर्फ आड़ुओं की टोकरी या बड़ा केक नहीं दे सकते।
शियाओ हे को शिष्टाचार की सूक्ष्मताएं समझ नहीं आईं। बाओ कैम के अचानक फटने पर वह रो पड़ी और बोली, मुझे खाने के अलावा कुछ और नहीं सूझता। ये सब बहुत कठिन लगने पर शियाओ हे ने इस पूरी कोशिश को छोड़ दिया। वह वापस लेट गई और बोली, भूल जाओ, मैं थक गई हूं, मैं सोने जा रही हूं। वह बाओ कैम को छोड़कर चली गई। उसने सोचा उसने हार मान ली है, लेकिन बाओ कैम हार मानने को तैयार नहीं थी। वह दौड़ते हुए आई। फिर उसने शियाओ हे को जोर से हिलाया, जैसे कोई नमकदानी हिलाता हो। नहीं मेरी महिला, आपको जागना होगा, शियाओ हे ने कराते हुए कहा, लेकिन मुझे नींद आ रही है। आखिरकार बाओ कैम के जोर देने पर शियाओ हे, जो अभी भी नींद में थी, ने अपनी नौकरानी से कहा, ठीक है ठीक है, वहां आखिरी चेस्ट उठाओ और बाईं तरफ का पांच लाओ। बिना एक पल की देरी किए बाओ कैम ने पांच निकाला और अपनी मालकिन के सामने रख दिया। शियाओ हे ने धीरे धीरे पांच खोला और देखो, अंदर एक प्राचीन जिनसेंग की जड़ थी। यह रत्न की तरह संभाल कर रखा गया था। उन्होंने इसे बाओ कैम को दिया और कहा, उसे यह दे दो। जिनसेंग को देखते ही बाओ कैम का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने चिल्लाते हुए कहा, यह जिनसेंग अद्वितीय गुणवत्ता का है, एक सच्चा खजाना। इसे आप पैसे से भी नहीं खरीद सकते। मेरी महिला, आपको इतना शानदार जिनसेंग कहां से मिला? शियाओ हे ने जम्हाई लेते हुए और पाउच को एक तरफ रखते हुए फिर से सोने की तैयारी की। उसने उदासीनता से जवाब दिया, मास्टर ने मुझे दिया था, मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे कहां से पाया। नींद से घिरी शियाओ हे ने आखिरी सवाल पूछा, क्या यह जन्मदिन के उपहार के लिए ठीक है? बाओ कैम खुशी के मारे उछलते हुए और उसकी आंखें चमकते हुए बोली, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। संतुष्ट होकर कि मामला सुलझ गया है, शियाओ हे ने करवट ली, जैसे कि किसी और रुकावट से बचने के लिए, और बुदबुदाई, मैं वापस सोने जा रही हूं। दृश्य अगले दोपहर में शिंका पैलेस में बदल जाता है। बाओ कैम शियाओ हे के मेकअप और बालों को संवारने में जुटी हुई है। उनकी पलकों पर हल्का सा रंग उनकी आंखों को फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। उनके होंठों पर हल्का रोज उन्हें सुबह की लालिमा जैसा बनाता है। उनके बालों को संवार कर चमकदार हेयर पिन लगाया गया। समग्र प्रभाव देखकर कोई पहचान नहीं सकता, यह वही शियाओ हे है जो कभी कभी अपने गालों में खाना ठूंसती है। अगर आपने उनकी खाने की उत्साही आदतें नहीं देखी होती तो सब यही मानते कि वह एक अद्वितीय सुंदरी है। इस पल में वह इतनी चमकदार थीं कि आईने में खुद को मुश्किल से पहचान पा रही थीं। जहां तक बाओ कैम का सवाल है, वह अपने काम पर गर्व से भर गई थीं। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, इस रूप में देखकर मेरी महिला, उनकी महाराज मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। फिर भी शियाओ हे अपने मौजूदा श्रृंगार में असहज थीं। यह ऐसा था जैसे कोई मोती लंबे समय तक कंकड़ों में छिपा रहा हो। उसने माथे पर बल डालते हुए सोचा, यह बहुत अजीब महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे चेहरा बदल गया है। जैसा वादा था, युवराज आ गए थे। शियाओ हे का इंतजार कर रहे थे। बारीकी से तैयार होने के बाद वह शालीनता से मिलने के लिए आगे बढ़े। उसके कदमों की आहट सुनकर युवराज सहजता से उनकी ओर मुड़ गए। सबसे पहले एक हल्की फूलों की खुशबू उनकी ओर बहने लगी। फिर उन्होंने शियाओ हे को देखा। वह चमक से भरी थी। गुलाबी पोशाक उनकी त्वचा को निखार रही थी। ये वही शियाओ हे थी जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी। लुओ किंगहान रुक गए। 5 सेकंड तक मोहित होकर देखते रहे। उनकी नजरें शियाओ हे की आंखों से मिलीं। वह सामने खड़ी महिला से स्तब्ध रह गए। शियाओ हे उस अनजानी पोशाक में थोड़ी असहज थीं। ये उनके सामान्य परिधान से बिल्कुल अलग थी। मिन वेइहेंग, बाओ कैम ने ड्रेस का किनारा उठाया ताकि रास्ते की किसी भी गंदगी से बचाया जा सके। लुओ किंगहान उनके इस परिवर्तन से मंत्रमुग्ध लग रहे थे। उनकी गहरी निगाह से शियाओ हे घबरा गईं। उन्होंने खुद की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या मेरा मेकअप अजीब लग रहा है? उन्होंने तुरंत जवाब दिया और उनके गालों पर हल्की लाली आ गई। लुओ किंगहान अब भी उन्हें देख रहे थे, मन ही मन यह सोचते हुए कि यह अजीब नहीं बल्कि अद्वितीय रूप से सुंदर है। उन्होंने अनायास ही उनके चेहरे को हल्के से छूने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे शियाओ हे हैरान रह गईं। उनकी आंखें अब भी उन पर टिकी थीं। उन्होंने सोचा, महल की दीवारों के अंदर इतनी स्पष्ट आंखें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उनके चेहरे से एक बिखरा बाल हटाया। उनकी उंगलियां उनकी पलक को छू गईं। उनकी आंखें बड़ी और गोल क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं। उनका सामान्य ठंडापन एक आश्चर्यजनक। उसने धीमी और संयमित आवाज में कहा, मुझे इस तरह मत देखो। और जैसे ही आड़ू की पंखुड़ियां धीरे धीरे गिरने लगीं, उसने पहली बार उस शुद्ध और नाजुक सुंदरता को देखा जो हवा में तैरती पंखुड़ियों के समान थी। उसकी मासूमियत, जो सबसे कुशल मेकअप से भी अप्रभावित थी, झलक रही थी। जब उसने उलझन में पूछा, क्या मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है, वह समझाने को अनिच्छुक था, इसलिए वह मुड़ा और चल दिया, उसे आदेश देते हुए, चलो मेरे साथ आओ। शियाओ हे जो पीछे छूट गई थी, उसके अचानक बदले व्यवहार से पूरी तरह भ्रमित थी। उसने सोचा,
क्या उसे मेरी पसंद नहीं आई? लेकिन क्यों? मैंने कुछ गलत नहीं किया। वह सोच भी नहीं पाई। बाओ खान राजकुमार के पीछे भागा। वह बोला, मेरी देवी, महामहिम बहुत आगे हैं, हमें जल्दी करनी होगी। शियाओ हे ने हामी भरी और उसके पीछे दौड़ी। जैसे ही वह तेजी से भागी, बाओ कान ने उसकी पोशाक का घेरा संभाला। वे जल्द ही महारानी मां के जन्मदिन के भोज में पहुंच गए। महल की भव्यता और शानदारता देखते ही बनती थी। सेवकों और हिजड़ों की कतारें लुओ केंघान को देखते ही तुरंत घुटनों पर झुक गईं और सिर झुकाकर प्रणाम किया। महामहिम, राजकुमार, उन्होंने अभिवादन किया। उसने अपनी सामान्य दूरी बनाए रखते हुए सेवकों से कहा, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। भोज हॉल को भव्य रूप से सजाया गया था। सेवकों ने सम्मानपूर्वक प्रतिष्ठित मेहमानों को चाय और मिठाइयां पेश की। सम्राट, सम्राज्ञी और महारानी मां पहले से ही सम्मान के स्थान पर बैठे थे। ज़ियाओ लियांगड़ी राजकुमार के साथ पहुंचकर अपनी सीट पर बैठ गई और चुपके से सम्राज्ञी की ओर देखा। उसने सोचा, तो यह सम्राज्ञी ककिन है। उसके सामने सम्राज्ञी ककिन बैठी थीं। उनका चेहरा ठंडा और कठोर था, फिर भी निस्संदेह सुंदर और शाही। ज़ियाओ हे ने सोचा, ऐसे चेहरे के साथ उनसे संपर्क करना कठिन होगा। राजकुमार की तरफ देखते हुए उसने सोचा, अब समझ आया कि लुओ केंघान इतने दूर क्यों रहते हैं। उन्होंने निश्चित रूप से यह ठंडी अभिव्यक्ति सम्राज्ञी से सीखी है। बैंक्वेट शुरू हुआ। राजकुमार लुओ केंघान सबसे पहले आगे बढ़े और उन्होंने सम्राज्ञी मां को अपना उपहार प्रस्तुत किया। उन्होंने औपचारिक अभिवादन करते हुए कहा, यह पुत्र मां महारानी को दीर्घायु और समृद्ध जीवन की कामना करता है, और साथ ही यह पुत्र यह भी जानता है कि मां महारानी मास्टरकंड की चित्रकला की खोज में थीं। यह मैंने खास तौर पर आपके लिए उपहार के रूप में लिया है। फिर उन्होंने सेवकों को चित्र दिखाने का इशारा किया। वह दृश्य बहुत मनमोहक था। सम्राज्ञी मां के चेहरे पर एक भाव की झलक आई। वह चित्रकला उनके लिए गहरे अर्थ रखती थी। चित्रकला स्वीकारते हुए उन्होंने उसे ध्यान से देखा। उन्होंने सोचा, मेरे पुत्र ने इसे ढूंढने में बहुत प्रयास किया होगा। उन्होंने राजकुमार से कहा, तुम बहुत समझदार हो। राजकुमार ने झुककर प्रणाम किया और अपनी जगह लौट गए। महल के दूसरी ओर से कोई उसे घृणा से देख रहा था। वह पहले राजकुमार थे। मानो डर हो कि वह छाया में रह जाएंगे। वह जल्दी से उठे और सम्मानपूर्वक घोषणा की, यह पुत्र मां महारानी को लंबी और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं देता है। फिर उन्होंने हाथ हिलाया, संकेत देते हुए कि सेवक एक चमकदार ठोस स्वर्ण बुद्ध प्रतिमा लाए। उन्होंने घोषणा की, यह प्रतिमा विशेष रूप से इस पुत्र ने मां महारानी के लिए बनवाई है। झिलमिलाते हुए स्वर्ण से चकित शियाओ हे को चक्कर जैसा महसूस हुआ। उसकी भव्यता से ऐसा लगा जैसे धन की खुशबू फैल रही हो। भीतर से वह चकित हो गई। हे भगवान, एक ठोस स्वर्ण प्रतिमा। पहला राजकुमार बहुत धनी है। वह ध्यान का आनंद लेते हुए इतराया। वह सबकी निगाहों का आनंद लेते हुए गर्व से सोच रहा था, कैसे एक साधारण चित्र मेरी भव्य बुद्ध प्रतिमा के सामने टिक सकता है। लेकिन सम्राज्ञी बिना प्रभावित हुए ठंडे स्वर में केवल हूं कहकर जवाब दिया। पहले राजकुमार के चेहरे पर उलझन की झलक आई। बस इतना ही, उसने सोचा। उसका चेहरा निराशा से म्लान हो गया। हालांकि वह नाखुश था, उसने अपनी नाराजगी नहीं दिखाई। गुस्से को पीकर वह अपनी सीट पर लौट आया। मन ही मन क्रोधित था। 1 घंटे बाद शुभकामनाएं जारी रहीं। ज़ियाओ हे ऊबते हुए सोचने लगा, ये कब तक चलेगा।